Good morning everyone. So today we are starting a new topic of chapter 2 of 12th class physics, that is parallel plate capacitor. इससे पहले आप टॉपिक पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस के बारे में. तो टुडे वी विल कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. So today we will calculate the capacitance of a parallel plate capacitor. स्टूडेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आपको बता देता हूँ मैं. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेसिकली टू प्लेट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के जस्ट पैरेलल होती हैं. दोनों कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती हैं, ये भी और ये भी. एक पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक निगेटिवली चार्ज होती है. ठीक है, तो इस तरह के कंडक्टर को, इस तरह के कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिकॉज दीज आर मेड बाय टू चार्ज सीट, एक पॉजिटिवली चार्ज, अनदर इज निगेटिवली चार्ज. ठीक है, तो वी विल स्टडी द कैपेसिटेंस. सो वी विल कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर. इसमें लेट करते हैं. हमारे पास दो चार्ज सीट हैं, एक ये और एक ये. इसका नाम ए मान लेते हैं, इसका नाम बी मान लेते हैं. ठीक है, इसका जो एरिया है स्टूडेंट उसका कैपिटल ए है और इसका भी एरिया जो है बेसिकली वो कैपिटल ए. ये याद रखना स्टूडेंट. इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी स्मॉल डी. क्लियर है? इनके बीच की डिस्टेंस क्या मानी हमने? स्मॉल डी. ठीक है, अब इनके बीच में, इन प्लेट्स के बीच में बेसिकली जो मीडियम भरा हुआ है वो एयर भरी हुई है. यहाँ पर कोई मीडियम हमने अपनी मर्जी से नहीं भरा है, फिल किया है. इसमें क्या फिल है? एयर फिल है. ठीक है, तो हम देखते हैं स्टूडेंट, आपको इस डायग्राम को देख के एक चीज़ समझ में आ रहा होगी. ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है. तो स्टूडेंट यहाँ से ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है. तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी स्टूडेंट, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इसमें एंटर कर रही होंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, इसमें एंटर कर रही होंगी. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर से इधर है, इधर से इधर, ए से बी की तरफ. यस और नो? तो आंसर है यस, इधर से इधर होंगी. ठीक है, और हम मानते हैं स्टूडेंट, हम लेट करते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि ये प्लेट है, प्लेट कैसी होती है? प्लेट ऐसी होती है ना. इसका एरिया होता है कुछ और कुछ इस पर चार्ज होता है. तो चार्ज डेंसिटी जो होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है क्या होती है? क्यू अपॉन ए होती है. प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप. ठीक है, तो हमने लेट किया है कि जो चार्ज डेंसिटी है स्टूडेंट इस पर वो सिग्मा है. लेट सिग्मा बी द चार्ज डेंसिटी और दीज प्लेट ऑन अकाउंट ऑफ चार्ज क्यू. ठीक है, तो क्यू चार्ज के कारण जो चार्ज डेंसिटी है इस प्लेट की और इस प्लेट की, आपको खुद पता है चार्ज इस पर भी क्यों है, इस पर भी क्यों है. डिफरेंस ये है कि ये पॉजिटिवली है और ये निगेटिवली है. तो दोनों की चार्ज डेंसिटी अगर इसकी प्लस सिग्मा होगी तो इसकी माइनस सिग्मा होगी. ठीक है, बट होगी सिग्मा ही, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है? सेम है. ठीक है स्टूडेंट, तो सिग्मा की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो कैसी, कितनी वैल्यू आ जाएगी? सिग्मा इक्वल टू होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज अपॉन एरिया. अगर मैं यहाँ से चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो चार्ज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू ए. ठीक है, कर सकते हैं आसानी से. तो चार्ज बराबर कितना हो गया? सिग्मा इंटू ए. सिग्मा क्या है स्टूडेंट? हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी. ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे. अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमें क्या फाइंड करना है? हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है. एंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. ठीक है, क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली. अब स्टूडेंट हम यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन वी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ई डी आर. यस और नो? तो हमें इससे पहले ई कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद डी आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये हमें पता है. हम वैल्यू पुट करेंगे ये क्योंकि और वी की वैल्यू पुट करेंगे, हम आसानी से कैपेसिटेंस को फाइंड कर लेंगे. सो देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई पी पॉइंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करना चाहते हैं. ठीक है, ये लिखा हुआ भी है एट एनी पॉइंट पी इनसाइड द प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच में. इनसाइड का मतलब स्टूडेंट होता है मिडिल, इन दोनों के बीच में हमने कोई पी पॉइंट लिया है. यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं. तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? ए टू बी. ये कौन सी प्लेट थी हमारी? ए. ये है हमारी बी. तो ए से बी की किसकी डायरेक्शन है? इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इवन जनरेट हो रहा है.
इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों चार्ज जनरेट करते हैं, इसके कारण मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो E2 होगा। तो अगर हम E1 की बात करते हैं इस P पॉइंट पे, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, हमें पता है किसी चार्ज सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता था, ये इन्फिनाइट लॉन्ग सीट के लिए होता था। अब स्टूडेंट आपको पता है शायद इन दोनों की सीट के जो बीच का डिफरेंस होता है बेसिकली वो मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, mm में होता है या सेंटीमीटर में होता है, बहुत कम होता है। और जबकि ये जो लेंथ होती है स्टूडेंट ये होती है मीटर में, किस में होती है स्टूडेंट, मीटर में होती है। तो ये मिलीमीटर इस मीटर के कंपेयर में बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, लेंथ को, इस लेंथ को हम स्टूडेंट क्या मान सकते हैं, हम इसको इन्फिनाइट मान सकते हैं। अब इसको इन्फिनाइट मान के हम क्या करेंगे, इन्फिनाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। इन्फिनाइट सीट का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है, हम पहले इसके कारण निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट इसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेट ए एट पॉइंट P it will become in this side and how much, E1 is equal to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट बी, अब इसके कारण निकाल लेंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन सीट में एरिया सेम है दोनों में, है ना, इन्फिनाइट सीट है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब स्टूडेंट मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो बताइए इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो आंसर है इसी डायरेक्शन में होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज के कारण होता है वो किधर होता है, आंसर है उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आके एंटर करने लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चार्ज प्लेट बी के कारण, इस बी प्लेट, ये ए प्लेट है, बी प्लेट है, इस बी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी ए से बी की डायरेक्शन भी, और कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये P पॉइंट था। अब देखिए स्टूडेंट, इधर E1 की डायरेक्शन, इधर ही E2 की डायरेक्शन। अब बताइए अगर मैं पूछूं इस P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी E1 लग रहा है और इधर ही E2 लग रहा है, दोनों क्या कर देंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों को सिंपली क्या कर सकते हैं, हम एडअप कर सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, मतलब P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कितना हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2। आप E1 की वैल्यू पुट करिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आप E2 की वैल्यू पुट करिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान सकते हैं। अब आपको एक चीज़ चल गई, ये पता कि इस पर किसी पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लिया है, कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखते हैं अब क्या फाइंड करेंगे, चार्ज में पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वल टू होता है स्टूडेंट V अपॉन डी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है, तो चलिए V फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमें पता है वी नो दैट इफ V द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, इनके बीच का मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू V इंटू डी होता है। अभी जैसे बताया था ना, इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन डी, डी इधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ED हो जाएगा, है ना। तो V इक्वल टू ED, ये प्लेट ए, ये प्लेट बी। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, E की वैल्यू हमें पता है, पुट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ जैसे ही हम E की वैल्यू पुट करेंगे तो E की वैल्यू कितनी थी हमारी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी E की, और D यहाँ पे जू का तो है। अब देखो मल्टीप्लाई हुई सिग्मा इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इसमें हम सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है हमारी, सिग्मा इक्वल टू होता है स्टूडेंट चार्ज अपॉन एरिया। सो एज वी पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, इट विल बिकम DQ अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी स्टूडेंट, नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस।
हमें क्या फाइंड करना है, हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, देखो अभी हमें कैपेसिटेंस के फॉर्मूले के लिए चाहिए हमें चार्ज और पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया और चार्ज हमें पता है, चार्ज बराबर होता है सिग्मा इंटू ए, जो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। तो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ बोथ। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे आप चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं तो सिग्मा इंटू ए लिख दिया हमने, ठीक है। जैसे ही आप वी की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए डी क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट, ये एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। नाउ जैसे आप क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या है, सिग्मा है, ये क्यू अपॉन ए है, तो क्यू अपॉन ए क्या होता है स्टूडेंट, ये भी सिग्मा होता है, यस और नो। तो आप क्या करेंगे, देखिए इधर सी बराबर सिग्मा, या सिग्मा की वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं पहले बता देता हूँ आपको। सी बराबर है सिग्मा इंटू ए अपॉन में डी इंटू में क्यू इंटू में ए एन एप्सिलॉन नोट। स्टूडेंट क्यू अपॉन ए क्या बताया अभी आपको मैंने, सिग्मा, तो ये क्यू अपॉन क्या, ये क्या हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, इस सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर ए एप्सिलॉन नोट बचेगा और नीचे डी बचेगा। सो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, सी विल बिकम ई इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाउ मच, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। व्हाट इज ए, सो ए इज द एरिया ऑफ प्लेट एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एंड डी क्या होता है स्टूडेंट, सो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। इस तरह से हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो कैपेसिटेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटेंस। यू कैन सी हियर, ये कांस्टेंट होता है क्योंकि हमने क्या लिया है, वैक्यूम लिया है। डी के हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, लेकिन जैसे ही आप इसका एरिया बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटेंस का बढ़ता चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके डी स्टूडेंट, so you can see here the capacitance of parallel plate capacitor C is equal to epsilon naught A upon D, where A is the area of plate, D is the distance between two plates and epsilon naught is the permittivity of free space present between two plates. इन प्लेट्स के बीच में जो भी मीडियम प्रेजेंट है उसकी परमिटिविटी हमारी क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम ये चाहते हैं कि बेसिकली इस डायमेंशन को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि अगर हम क्या करें, इसको 1 मीटर स्क्वायर मान लें, अगर हम एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लें और इनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत छोटी सी मान लेते हैं, 1 मिलीमीटर मान लेते हैं, नॉर्मली इतनी होती है। तो हम चाहते हैं कि बेसिकली इस डायमेंशन में हम कितना कैपेसिटेंस स्टोर कर सकते हैं, वी विल कैलकुलेट दिस, ठीक है। तो चेक करते हैं स्टूडेंट कितना कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें और इसकी जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर ले लें, तो देखिए चेक करते हैं, लेट्स चेक। तो देखिए लेट एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन ऑफ 2 प्लेट्स 1 mm, देन कैपेसिटेंस विल। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसको फाइंड करने का मकसद स्टूडेंट ये है कि आपको ये पता चलेगा कि 1 मीटर स्क्वायर कितना बड़ा होता है। आप सोच सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया की अगर प्लेट लेते हैं तो उसमें भी आप मिनिमम कितना या ज़्यादा से ज़्यादा कितना कैपेसिटेंस स्टोर कर सकते हैं। देखिए तो फॉर्मूला हमारा ये है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करी, हमें पता कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। न्यूटन की -1 होती है, मतलब यूनिट होती है स्टूडेंट, कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है ना, तो इसको हमने ऊपर ले लिया तो माइनस में हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड हमने एरिया की वैल्यू रखी है 1 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज स्क्वायर नॉट क्यूब, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या वैल्यू रखी है हमने, नीचे डी की वैल्यू पुट करी है। डी कितना माना है हमने, 1 mm। 1 mm मतलब स्टूडेंट 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पुट कर दिया हमने वैल्यू, ठीक है। अब जैसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट इसको, आपको देख पा रहे होंगे आप, 10⁻⁵ से जब ऊपर चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी
और यह माइनस के 12 है और प्लस के 3 हो जाएगा, कितना 9 बचेगा। तो -10⁻9 बचेगा। बाकी ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पावर का फ़र्क पड़ेगा। C = आ जाएगा 8.85 × 10⁻9 फैरेड। तो स्टूडेंट आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि इतना बड़ा साइज का हमने प्लेट लिया 1 मीटर × 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा, तभी तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया आता है। अब इतने मीटर एरिया के में हमने क्या किया है, उनके बीच का जो गैप लिया वो भी बहुत कम लिया हमने, 1 mm। ठीक है, तो स्टूडेंट अब देखिए इसमें एक बात चीज़ देख पा रहे होंगे आप कि इतना पास रखने के बाद, 1 mm की दूरी पर रखने के बाद, इतनी बड़ी प्लेट लेने के बाद भी आप सिर्फ कितना कैपेसिटेंस स्टोर कर सकते हैं, दैट इज़ 8.85 × 10⁻9 फैरेड। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप, नैनो फैरेड बोल सकते हैं इसको, इतना छोटा कैपेसिटेंस जो आप स्टोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सोच सकते हैं 1 फैरेड स्टोर करने के लिए आपको कितनी बड़ी डायमेंशन की ज़रूरत होती है। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 फैरेड को कैलकुलेट करने के लिए कितनी बड़ी डायमेंशन की आपको ज़रूरत होगी। तो चेक करते हैं स्टूडेंट, आपको अगर 1 फैरेड को स्टोर करना है तो आपको तब डायमेंशन कितनी लेनी पड़ेगी। ठीक है, C कब आया है ये, जब हमारी डायमेंशन 1 मीटर स्क्वायर थी। तो अगर आपको, इट मीन्स 1 फैरेड इज़ वेरी लार्ज यूनिट इफ़ यू फाइंड द डायमेंशन फॉर 1 फैरेड। अगर आप 1 फैरेड के लिए डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं कि 1 फैरेड निकालने के लिए, 1 फैरेड स्टोर करने के लिए आपको प्लेट्स का एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए चेक करते हैं स्टूडेंट। हमने मान लिया जो कैपेसिटेंस है वो तो 1 फैरेड मान लिया है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता होती है, एरिया हमें फाइंड करना है कितना डायमेंशन होगी, और डी हमने मान लिया 1 mm। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने 1 सेंटीमीटर माना है, तो आप mm मान के भी यूज़ कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर मान रखा है अगर चाहें तो। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हमने जैसी वैल्यू पुट करी, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए को यहाँ रहने देंगे, डी इधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो D × C बराबर एप्सिलॉन A यहाँ से, है ना। अब एप्सिलॉन को जो डिवाइड में पहुँचा देंगे तो A बराबर हो जाएगा स्टूडेंट DC/एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से A वैल्यू फाइंड करेंगे, D की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू पुट करेंगे और एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमने किसकी वैल्यू पुट करी, C की वैल्यू पुट करी, D की वैल्यू पुट करी। ठीक है, 8.85 × 10⁻12 किसकी पुट कर दी स्टूडेंट, एप्सिलॉन की। अब जैसे आप इसको सोल्व करते हैं तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, 1 कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिएगा 10⁻12 जब ऊपर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा ये, इट विल बिकम 10⁻, स्टूडेंट हो जाएगा ये +10, क्योंकि माइनस के ऊपर 2 है, प्लस के ये 12 हो जाएगा, तो +10 बचेगा। और नीचे वैल्यू हमारी 8.85, इसमें 8.85 से जब 1 को डिवाइड करेंगे, इसको हम 10 कर लेते हैं। हम क्या चाहते हैं कि इस 1 को 10 कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा, तो 10 को हम आसानी से 8.85 से डिवाइड कर पाएंगे, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में बचेगा हमारा 10⁻9, क्योंकि एक जीरो हमने इसको दे दी 1 को, तो 10⁻9 आपको दिखाई दे रहा होगा। हम उसी बाकी वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, 10 के मल्टीप्लाई में बचेगा। तो स्टूडेंट 10⁻9 के मल्टीप्लाई में बचेगा। 10⁻9 जो है स्टूडेंट आप देख सकते हैं, 10⁻9 का मतलब क्या होता है, 1 के पीछे 9 जीरो, 4 5 6 7, ठीक है, ये इतनी जीरो। अब स्टूडेंट इतने मीटर स्क्वायर का एरिया आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा। आपको लगभग 30 किलोमीटर लॉन्ग सीट लेनी पड़ेगी, 30 किलोमीटर ब्रेथ लेनी पड़ेगी, चौड़ाई लेनी पड़ेगी उसकी। तो यू कैन सपोज इट स्टूडेंट 30 किलोमीटर लॉन्ग और 30 किलोमीटर ब्रेथ। इसमें इतनी बड़ी सीट लेने के लिए आपको 1 फैरेड का कैपेसिटर अगर स्टोर करना है तो इतनी बड़ी सीट आपको लेनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट इस चीज़ को देख के आपको अंदाज़ा लगाया जा रहा होगा कि कितनी बड़ी यूनिट ये होती है, 1 फैरेड कितनी बड़ी यूनिट होती है। तो स्टूडेंट आप जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, जितने भी वैल्यू पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, वो सब बेसिकली माइक्रो फैरेड में, नैनो फैरेड में और पिको फैरेड में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं स्टूडेंट इस टॉपिक पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 2 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टूडेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपको एरिया फाइंड करना है प्लेट्स का जिसमें 2 फैरेड आपको स्टोर करना है, और उनके बीच का जो सेपरेशन है, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर। मतलब आप देखें, ये 2 प्लेट्स हैं बेसिकली स्टूडेंट, इनका एरिया आपको फाइंड करना है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है बेसिकली 0.5 सेंटीमीटर है।
और इनमें जो स्टोर करना है वो 2 फैरेड आपको स्टोर करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आसान क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन डेटा लिखेंगे स्टूडेंट। क्या गिवन डेटा है, C इज इक्वल टू 2 फैरेड, C मतलब माइक्रो कैपेसिटेंस स्टूडेंट, और D इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर या 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू वी हैव टू फाइंड A इज इक्वल टू वाट। तो हमें पता है स्टूडेंट C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो D इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो A इज इक्वल टू बच जाएगा स्टूडेंट कितना, DC अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ D, C एंड एप्सिलॉन नॉट। एज वी पुट द वैल्यू ऑफ D, C एंड एप्सिलॉन नॉट, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, D हमारा है 0.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू C हमारा है 2 फैरेड अपॉन में स्टूडेंट 8 पॉइंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होगी आपको सबको, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस कितनी होती है 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको रफ करके। A इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट कितना, और DC मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 अपॉन में 8.85 इंटू 10 की पावर -12। स्टूडेंट ये 10 की पावर 2 ऊपर है, ये 10 की पावर 12 है, ऊपर ले जाके इसको क्या कर लेंगे, प्लस में हो जाएगी तो ऊपर बचेगी 0.52 या कितने होते हैं स्टूडेंट, 10 मतलब 1 हो जाएगा, 1.0 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 की पावर हो जाएगा स्टूडेंट 10 की पावर माइनस प्लस के 10 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आसानी से आप इसको 8.85 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 0 इससे इसको दे देंगे, जैसा कि पहले वैल्यू आई थी वही वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, 1 0 जब इसको आप देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, यहाँ पर पावर हो जाएगी 10 की पावर 9 इंटू में इसको डिवाइड करके कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो लगभग 10 की पावर 9 की टर्म में ये भी आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके आंसर एक्यूरेट इसका लिख देंगे। इस तरह से स्टूडेंट हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर इसमें हम लोग डिस्टेंस फाइंड करना चाहते तो डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते थे, अगर हमसे कैपेसिटेंस फाइंड कराना चाहते तो हम कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते थे आसानी से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा कैपेसिटेंस और पैरेलल कैपेसिटर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।